Hello class, today I am going to teach you vitamin D. What? Vitamin D. So first of all, introduction. It is a fat soluble vitamin. Vitamin D is a one type of fat soluble vitamin, है ना. विटामिन डी एक फैट soluble विटामिन है और इट इज़ सिंथेसाइज इन द बॉडी. ये जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है ना. विटामिन डी कहाँ सिंथेसाइज होता है? हमारी बॉडी में. विटामिन डी को जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया. विटामिन डी 2, विटामिन डी 3 में, है ना. विटामिन डी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया. विटामिन डी 2, विटामिन डी 3. विटामिन डी 2 को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल. क्या बोलते हैं विटामिन डी 2 को? कैल्सिफेरॉल. और विटामिन डी 3 को कॉलीकैल्सिफेरॉल. क्या बोलते हैं विटामिन डी 3 को? कॉलीकैल्सिफेरॉल. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इसके सोर्स क्या है, ये किन में फाउंड होता है ना. सो विटामिन डी 3 फाउंड इन एनिमल फैट एंड फिश लिवर ऑयल. विटामिन डी 3 फैट, एनिमल फैट एंड फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है. ठीक है. विटामिन डी किस में पाई जाती है? फिश लिवर ऑयल एंड फैट, एनिमल फैट में. ठीक है. इसमें विटामिन डी 3 अवेलेबल होता है. इसके अलावा हम देखेंगे इसका एक और नेचुरल सोर्स है, वो है सनलाइट, है ना. दूसरा सोर्स क्या है? सनलाइट. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, मेन सोर्स है सनलाइट, है ना. विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट. तो सनलाइट में जो यूवी रेज प्रेजेंट होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना. अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं, यूवी रेज आप जानते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना. ये जो रेज है ये क्या करती हैं? सनलाइट में ये प्रेजेंट होती है. इनका काम क्या है? विच कन्वर्ट द कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन टू विटामिन डी. ये क्या करती हैं? ये जो है स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ना, हमारी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है. कन्वर्ट करने में हेल्प करती है कौन? सनलाइट में जो यूवी रेज प्रेजेंट होते हैं, है ना. सनलाइट में जो यूवी रेज प्रेजेंट होते हैं वो स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. ठीक है. आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा. अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन डी. क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ विटामिन डी. सो फर्स्ट फंक्शन, इट प्रमोट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो विटामिन डी जो है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में प्रमोट करती है. मतलब हमारा जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का, जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है उस प्रोसेस को ये प्रमोट करती है. कौन? विटामिन डी. फिर से एक बार बोलूँगी, जो विटामिन डी है वो क्या करती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हेल्प करती है, उस प्रोसेस को प्रमोट करती है ना. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, प्रमोट करती है. कौन? विटामिन डी. ठीक है. सेकंड हम देखेंगे विटामिन डी जो है एक बोन के नॉर्मल मिनरलाइजेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है ना. नॉर्मल मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे बोन का जो नॉर्मल मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या करती है? विटामिन डी स्टिमुलेट करती है. ठीक है. बोन का, टीथ का, है ना. समझ में आ गया होगा. हमारे बॉडी में जो बोन और टीथ प्रेजेंट होते हैं उसका जो नॉर्मल मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को विटामिन डी क्या करती है? स्टिमुलेट करती है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे, इट परमिट नॉर्मल ग्रोथ. ये नॉर्मल ग्रोथ में भी हेल्प करती है ना. विटामिन डी क्या करती है? नॉर्मल ग्रोथ में भी हेल्प करती है. इसके अलावा हम देखेंगे विटामिन डी इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, है ना. जो विटामिन डी है वो इंक्रीज करती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट. विटामिन डी क्या करती है बोल रहा है? ये जो फॉस्फेट का जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन
होता है उसको ये क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। फॉस्फेट का जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसको विटामिन डी इंक्रीज़ कर देती है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है, ये किडनी में होता है, ठीक है। कहाँ होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, किडनी में, इनसाइड द किडनी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है विटामिन डी। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ विटामिन डी, ऐसे कौन कौन सी सोर्स है जहाँ से विटामिन डी मिलता है। तो पहला मैंने आपको पहले ही बताया सनलाइट सोर्स है ना। सनलाइट सोर्स में भी क्या जो सनलाइट को क्या बोल रहा है, सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट क्या है, एक मेन सोर्स है विटामिन डी का। इट इज सिंथेसाइज इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑफ सनलाइट। सेम चीज़ बोल रहा है, ये जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती है, जो विटामिन डी है वो कहाँ सिंथेसाइज होती है, हमारी बॉडी में, है ना। और भी किसके थ्रू, जो यूवी रेज का एक्शन है ना, सनलाइट में जो यूवी रेज का एक्शन है उसके थ्रू विटामिन डी को ये क्या करती है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में जितने भी चाइल्ड होते हैं ना, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है या जो भी चाइल्ड है, उनको क्या करना होता है, सिर्फ चाइल्ड ही नहीं, जो भी है, एडल्ट है ना, मेल फीमेल जो भी है, जिस भी एज ग्रुप के हैं, उनको क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट जो है सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एज ग्रुप के पीपल हों, वो चाहे चाइल्ड हो, एडल्ट हो, ओल्ड हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, उनको जो है एटलीस्ट 5 मिनट जो है सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए। वो भी किस टाइम का, जो 7 to 9 o'clock के बीच का जो सनलाइट होता है ना, 7 to 9 o'clock के बीच का जो सनलाइट होता है, वो सनलाइट जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बॉडी के लिए। तो उस टाइम जो है एटलीस्ट 5 मिनट जो है सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए लोगों को, ठीक है। वो बेनिफिशियल होता है हमारे बोन के लिए, टूथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ, बोन एंड टीथ के ग्रोथ के लिए। इसलिए ज़्यादातर देखे होंगे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको सनलाइट में एक्सपोज भी किया जाता है ना। नेक्स्ट इसमें है कि ऐसे जो कुछ बैरियर्स हैं, है ना, कुछ बैरियर्स हैं जो सनलाइट को हमारी बॉडी तक पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वो बैरियर्स क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। तो जैसे क्लॉथिंग है ना, हम लोग कभी कभी जो है पूरा फुल स्लीव वाला ड्रेस वगैरह वियर कर लेते हैं, तो ऐसे क्लॉथ की वजह से भी क्या होता है, क्लॉथ एक तरीके का बैरियर का काम करता है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट जो है बॉडी में नहीं पहुंच पाती, है ना। तो एक तरीके से ये बैरियर का काम करता है क्लॉथिंग। नेक्स्ट है फॉग। फॉग ज़्यादातर आपने ठंड में देखा होगा, फॉग होता है, तो फॉग की वजह से भी सनलाइट जो है, डायरेक्ट सनलाइट जो होती है हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती, है ना। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। विंडो ग्लास, जो ग्लास वाले विंडोज़ होते हैं घर पे, जो ग्लास वाले विंडोज़ होते हैं, वो भी एक तरीके की बैरियर है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, रूम के अंदर जो है सनलाइट एंटर नहीं कर पाता, और उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी को भी सनलाइट नहीं मिल पाती। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है ना। नेक्स्ट है मेलिना। मेलिना क्या है, ये एक तरीके का पिगमेंट है जो हमारे स्किन में होता है ना, पिगमेंट इन द स्किन। मेलिना क्या है, सॉरी मेलेनिन, सॉरी बाय मिस्टेक बोल दिया मेलिना, मेलेनिन है ना। मेलेनिन क्या है, एक पिगमेंट है जो हमारी स्किन में होती है ना। ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो मेलेनिन की वजह से भी क्या होता है कि बॉडी में जो है प्रॉपर वे में एक प्योर फॉर्म में जो है सनलाइट नहीं एंटर कर पाती, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये मेलेनिन क्या करती है। मेलेनिन क्या करती है, एक तरीके से इंटरफेयर करती है ना, विटामिन डी के सिंथेसिस में ये इंटरफेयर करती है
ना, मेलेनिन क्या करती है, ये विटामिन डी की सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करती है, क्योंकि जिन लोगों में मेलेनिन पाया जाता है ना, जिनमें मेलेनिन ज़्यादा पाया जाता है उनकी स्किन क्या होती है, ब्लैक होती है। जैसे निग्रोज में आपने देखा है ना, निग्रोज में क्या होता है, उनमें मेलेनिन जो है ज़्यादा होती है ना, तो ज़्यादा होने की वजह से उनकी स्किन क्या होती है, काली हो जाती है, बहुत ज़्यादा काली रहती है। तो वो मेलेनिन जो पिगमेंट है उसकी वजह से भी बॉडी में प्रॉपर वे में विटामिन डी नहीं एंटर कर पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये निग्रोज में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, है ना। इसके अलावा जैसे सनस्क्रीन, लोशन और ये सारी चीज़ें भी बैरियर का काम करती हैं। जैसे अभी मेलेनिन के बारे में मैंने बताया, वैसे सनस्क्रीन भी एक तरीके के बैरियर का काम करती है, जो कि प्रिवेंट करती है विटामिन डी के फॉर्मेशन को, है ना। क्या करती है, विटामिन डी के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। कौन, सन लोशन, जो सनस्क्रीन लोशन जो है वो सब, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे वही सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, निग्रोज जिनकी डार्क स्किन होती है ना, उनमें मेलेनिन जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजह से उनमें डार्क स्किन होता है, काला स्किन होता है। तो काला स्किन एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, जिससे कि बॉडी में जो है विटामिन डी का सिंथेसाइज नहीं हो पाता, ठीक है। इसके अलावा जो पर्दा प्रथा में जो लेडीज़ रहती हैं, मुस्लिम्स, मोमेडियन जो कास्ट के लोग होते हैं, मुस्लिम कास्ट के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वुमेंस को पर्दे के अंदर रखते हैं, पर्दा प्रथा, है ना। तो वो लोग क्या बुर्का वगैरह वियर करते हैं जो डार्क ब्लैक कलर का होता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, उनको विटामिन डी नहीं मिल पाती प्रॉपर वे में, विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाता उनके बॉडी में, है ना, सिंथेसाइज नहीं हो पाता। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वो लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे सेकंड सोर्स, फूड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब हम देखेंगे फूड सोर्स ऑफ विटामिन डी। सो फूड सोर्स क्या क्या है, कुछ सोर्स जो है एनिमल ओरिजिन होते हैं, है ना। फूड सोर्स में पहला सोर्स हम ये देखेंगे, एनिमल ओरिजिन फूड सोर्स, लाइक लीवर में जो है आपको विटामिन डी मिल जाएगा, लीवर ऑयल, है ना। एग यॉल्क, लीवर में आपको विटामिन डी मिल जाएगा, एग यॉल्क में विटामिन डी मिलता है ना। नेक्स्ट चीज़, कुछ स्पाइसेस जैसे फ़िश हो गए, है ना, फ़िश में भी आपको विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। चीज़ हो गया, विटामिन डी हो गया, सॉरी चीज़ हो गई या फ़िश हो गई, इसमें से आपको विटामिन डी मिलेगा, है ना। इसके अलावा मतलब ये जो लीवर है, एग यॉल्क है, बटर है, चीज़ है या फ़िश है, इसमें से एक सफिशिएंट यूज़फुल अमाउंट में आपको विटामिन डी जो है मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे फ़िश लिवर ऑयल हो गया, है ना। फ़िश लिवर ऑयल रिच सोर्स है विटामिन डी का, क्या है, फ़िश लिवर ऑयल जो है रिच सोर्स है विटामिन डी का, जो कि फूड सोर्स में आता है ना, फूड सोर्स ऑफ विटामिन डी में आता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे ह्यूमन मिल्क, जो ह्यूमन मिल्क होता है वो भी एक गुड सोर्स है, गुड सोर्स है विटामिन डी का, है ना। ह्यूमन मिल्क क्या है, गुड सोर्स है विटामिन डी का, जो कि एक इसमें जो है कंसिडरेबल अमाउंट में जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन D3 भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसमें कुछ अमाउंट में जो है कंसिडरेबल अमाउंट में वाटर सॉल्युबल विटामिन D3 प्रेजेंट होते हैं। हालांकि आप देखेंगे विटामिन डी जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है ना। विटामिन डी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बट यहाँ पे हम ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन मिल्क की प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें कुछ ह्यूमन मिल्क में कुछ कंसिडरेबल अमाउंट में वाटर सॉल्युबल विटामिन D3 पाया जाता है, कंटेन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसके और भी सोर्स हैं। अब हम देखेंगे विटामिन डी कंटेन ऑफ सम फूड्स। विटामिन डी जो है कुछ और फूड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, कंटेन होते हैं, तो वो हम देखेंगे। फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल में हम देखेंगे हैलीबुट लिवर ऑयल। हैलीबुट लिवर ऑयल में जो है 500 टू 10,000 जो है म्यूजी पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है, और 20,000 टू 40,000 20,000 टू 4 लाख है ना, 20,000 टू 4 लाख जो है इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है फिश लिवर ऑयल में, जो हम हैलीबट लिवर ऑयल पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, फिर है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में 200 टू 750 म्यूजी पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। 8,000 टू 30,000 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है शार्क लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल में 30 टू 100 म्यूजी पर 100 ग्राम फिश लिवर पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। 1200 टू 4,000 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। बटर में 0.5 टू 1.5 म्यूजी पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है, और 20 टू 60 इंटरनेशनल यूनिट 20 टू 60 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। एग यॉल्क में 3 टू 5 म्यूजी पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। 120 टू 160 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। घी में देखेंगे 0.5 टू 1.5 म्यूजी पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। 20 टू 60 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। मिल्क फ्रेश में 0.1 म्यूजी पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। 2 टू 3 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट, है ना। डेली रिक्वायरमेंट कितना जो है किसको होना चाहिए, तो देखेंगे एडल्ट का डेली रिक्वायरमेंट है 2.5 mg विटामिन डी, है ना। एडल्ट को विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 2.5 mg पर डे उसको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखेंगे इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन को जो है 5 ग्राम विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टाइम, है ना। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वुमेन को 10 ग्राम पर डे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखेंगे डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी जो है रिकेट्स हो सकता है ना। रिकेट्स क्या है, किन लोगों में कॉज करता है, ये हम देखेंगे। सो रिकेट्स एक क्या है, ये रिकेट्स जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज़ है ना। रिकेट्स क्या है, एक विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ये मेनली अगर हम देखें तो 6 मंथ टू 2 ईयर के बेबीज़ में ये देखने को मिलता है। जो रिकेट्स ज़्यादातर किस एज में कॉज करता है, 6 मंथ टू 2 ईयर के एज में कॉज करता है रिकेट्स। ठीक है, मेनली किन चिल्ड्रन में, वो भी जो डार्क स्किन वाले चिल्ड्रन होते हैं, है ना। जो डार्क स्किन के चिल्ड्रन होते हैं, काले कलर के बच्चे जो होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर कॉज करता है। एज ग्रुप मैंने आपको बता दिया, बॉडी कलर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन है ना, बोन क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। रिकेट्स में बोन की क्वालिटी कैसी होती है, सॉफ्ट एंड
मतलब बोन यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है रिड्यूस कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोविंग बोन, जो बोन ग्रोविंग बोन का जो कैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ग्रोविंग बोन में जो कैल्सिफिकेशन होता है, ग्रोविंग बोन का जो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब वहाँ उस बोन में कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से एक बार बता दूँ, बोन में जो ग्रोइंग बोन में जो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर रिकेट से सफ़र कर रहा है तो, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे ये जो डिज़ीज़ है एक तरीके का ग्रोथ फेलियर है ना। ये डिज़ीज़ क्या है, एक तरीके का ग्रोथ फेलियर है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ फेलियर होता है ना। जैसे हमारे बोन डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, है ना, ग्रोथ फेलियर, बोन का ग्रोथ नहीं हो रहा, बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। बोन की ग्रोथ नहीं हो रही तो बॉडी भी सही तरीके से ग्रोथ नहीं होगी, है ना, तो ग्रोथ रुक जाएगा। बोन डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे बोन कभी कभी टेढ़े मेढ़े देखने को मिलते हैं, इस तरीके को देखने को मिलेंगे। एनलार्ज जॉइंट, जो हमारे जॉइंट्स है, जैसे एल्बो हो गया या जैसे हमारा नी जॉइंट हो गया, ये सारी जॉइंट्स कैसे देखने को मिलेंगे, ये जो जॉइंट है एनलार्ज देखने को मिलेंगे, है ना। जॉइंट्स जो है बढ़ जाएंगे साइज में, कैसे हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा मसल्स हाइपोटोनिया, है ना। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, मसल्स हाइपोटोनिया। तो मसल्स हाइपोटोनिया क्या है, इसमें क्या होता है, पुअर मसल टोन, है ना। मसल हाइपोटोनिया, मस्कुलर हाइपोटोनिया। तो मस्कुलर हाइपोटोनिया क्या है, इसका मतलब क्या है, पुअर मसल टोन, है ना। जो मसल टोन होंगे वो कैसे होंगे, पुअर होंगे, इसलिए बोल रहे हैं पुअर मसल टोन। एंड इसमें जो मसल्स होंगे कैसे होंगे, काफ़ी वीक होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा वीक होंगे, मतलब एकदम कमज़ोर वीक रहेंगे, है ना। नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा, जैसे पर्सन है जो रिकेट से सफ़र कर रहा है, कोई बच्चा है जो रिकेट से सफ़र कर रहा है, तो उसको वॉकिंग, टीथिंग, उसकी जो वॉकिंग प्रोसेस है, जो टीथिंग प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, है ना। उसका चलना फिरना, उसका जो टीथ का ग्रोथ है वो डिले हो जाएगा, है ना। जिस पर्टिकुलर एज में उसको चलना फिरना चाहिए, उस एज में वो चल फिर नहीं पाएगा, उसका वॉकिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। टीथिंग प्रोसेस, दांत जो निकलते हैं वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, लेट में होगा। जैसे 1 साल के होते होते कुछ टीथ आ जाते हैं ना, तो वो नहीं हो कि 2 साल 3 साल लगाएगा, इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलेगा। टाइम पे चल नहीं पाएगा, टाइम पे टीथिंग, दांत नहीं आएंगे उसके, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वल्शन ऑकर ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोकैल्सीमिया कॉज किया, है ना। कैल्शियम का लेवल यहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया, है ना। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल यहाँ पे लो हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्वल्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, बॉडी में कन्वल्शन आएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हुआ और क्या कॉज किया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से बॉडी में क्या हुआ, कन्वल्शन आया। कन्वल्शन क्या है, कन्वल्शन जो है एक तरीका का ये मेडिकल कंडीशन है ना। कन्वल्शन क्या है, एक तरीके का मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बॉडी के जो मसल्स है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो ये जो है रिलैक्स हो जाता है, रैपिडली अनकंट्रोल्ड एक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी जो है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाएगी, है ना। ये जो कन्वल्शन है एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें हमारे मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने लगेंगे रैपिडली, है ना। मसल्स क्या होंगे, मसल्स में क्या देखने को मिलेगा, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और ये क्या होगा, अनकंट्रोलेबल, है ना, अनकंट्रोल एक्शन होगा बॉडी में, जिसका कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। अनकंट्रोलेबल एक्शन होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, एक बार फिर से, कन्वल्शन क्या है, कन्वल्शन मीन्स कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने लगेंगे रैपिडली, है ना, और ये अनकंट्रोल्ड एक्शन है।
हमारी बॉडी जो होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे और क्या क्या है इसमें। तो लेग अगर हम देखेंगे तो वो कर्व रहेंगे, है ना, दोनों लेग जो है कर्व रहेंगे, मुड़े रहेंगे। मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, है ना, एक दूसरे की ओर मुड़े रहेंगे, एक दूसरे की अपोजिट मुड़े रहेंगे या एक साइड में मुड़े रहेंगे। इस तरीके से लेग जो है कर्व हो जाते हैं अगर रिकेट से सफ़र कर रहे हैं तो। और क्या होगा, डिफॉर्म पेल्विक्स, जो पेल्विक बोन है ना, हमारी जो पेल्विक बोन है वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। अब देखेंगे इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया कॉज कर सकता है अगर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो क्या कॉज करेगा, ऑस्टियोमलेशिया। सो ऑस्टियोमलेशिया ज़्यादातर किस में कॉज करता है, रिकेट्स तो बच्चों में कॉज करता था, 6 मंथ टू 2 ईयर के बीच के एज में कॉज करता था, लेकिन रिकेट्स की ऑस्टियोमलेशिया किस में कॉज कर रहा है, ये एडल्ट में कॉज करता है। ये भी किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है, किसकी वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, है ना। नेक्स्ट, ये ज़्यादातर जो है कौन से जेंडर को होता है, तो ये वुमेन को कॉज करता है, ऑस्टियोमलेशिया वुमेन्स को कॉज करता है। स्पेशली कौन से वुमेन्स को, जो प्रेग्नेंट है या जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को ये कॉज करेगा, और क्या, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। 2 लोगों में ज़्यादातर कॉज करता है, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन वुमेन, ठीक है, इन दोनों में ये कॉज करेगा ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट, इसके अलावा और जो पर्दा प्रथा में जो लोग रहते हैं, पर्दा प्रथा जो बुर्खा पहन के रहते हैं, उनमें भी ये कॉज करता है, ठीक है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक जो है बुर्खा में रहते हैं, उनको सनलाइट जो है बिल्कुल नहीं मिलता, तो उनमें विटामिन डी का सिंथेसाइज नहीं होता, जिसकी वजह से उनको भी ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो उन्हें ही चांसेस हैं। नेक्स्ट, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डार्क होती है ना, डार्क कलर का जो बॉडी होता है, उन लोगों में भी देखने, वुमेन्स जिनकी बॉडी डार्क कलर की है, उनमें भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है, या जो डार्क ग्रीन कलर के गाउन वगैरह पहनते हैं, उनमें भी ये देखने को मिलेगा। और ये क्या है, एक बोन डिफॉर्मिटीज़ है ना, पेल्विक बोन में देख, सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा, पेल्विक बोन डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। पेल्विक बोन डिफॉर्मिटीज़ देखने मिलेगी, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि पेल्विक बोन में अगर किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही रेयर है ना, अगर पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, तो नॉर्मल डिलीवरी होना चांस ही नहीं है ना, बहुत 100% में 1% आप सोचिए कि चांस है, ना कि बराबर, ठीक है। इसके अलावा और नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट, है ना, इतना हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो अगर किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको जो है 1000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी जो है दिया जाना चाहिए डेली फॉर 1 मंथ, है ना। विटामिन डी का डोज कितना मिलना चाहिए, 1000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली फॉर 1 मंथ, डेली 1 मंथ के लिए कितना देना है, 1000 to 500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉलो बाय 800 है ना, 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली फॉर 6 मंथ। उसके बाद 1 मंथ का जो डोज था वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या फॉलो करना है, 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली फॉर 6 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ तक का डेली उसको कितना देना है, 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन क्या क्या है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हमको क्या करना है, एजुकेट द पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि जो भी बच्चे हैं या जो भी आपकी फैमिली में हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सनलाइट में एक्सपोज होने को बोलना है, उनको एजुकेट करना है
शिक्षा दी है ना, कि डेली जो है 7 से 9 बजे या 8 बजे के बीच का जो धूप है उसमें वो एक्सपोज हो, सनलाइट ले, उस बीच का जो सनलाइट है उसे वो ले, ऐसा उनको एजुकेट करना है। नेक्स्ट, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट लेने को बोलना है, ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट लेने को बोलना है। थर्ड, इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ फोर्टिफाइड फूड विद विटामिन डी, जो फोर्टिफाइड फूड है विटामिन डी का, है ना, फोर्टिफाइड फूड विद विटामिन डी लेने को उनको इनकरेज करना है, जैसे कि मिल्क, है ना, जो भी फोर्टिफाइड फूड विद विटामिन डी है वो उनको लेने को इनकरेज करना है, जैसे कि मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए उनको जो है एडवाइस करना है कि अगर किसी तरीके कोई प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल जाएं, ताकि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग नॉलेज टू कम्युनिटी, जो पर्दा सिस्टम वाले लोग हैं, है ना, जो पर्दा सिस्टम में जो लोग रहते हैं उस कम्युनिटी को नॉलेज प्रोवाइड करना है कि पर्दा प्रथा के क्या डीमेरिट्स हैं, अगर उसे हटा देते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ना, पर्दा प्रथा के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। एडवांटेजेस तो कुछ भी नहीं है पर्दा प्रथा की, डिसएडवांटेजेस में क्या है कि उनको प्रॉपर वे में विटामिन डी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसाइज नहीं हो पाता, है ना। तो विटामिन डी के डिसएडवांटेजेस उनको बता के देना है कि ये जो है डिसएडवांटेजेस है, अगर आप पर्दा प्रथा हटा देते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक्सिक इफेक्ट देखेंगे हम, अगर विटामिन डी बॉडी में एक्सेस हो गया तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपर विटामिनोसिस देखने को मिल सकता है। क्या है, हाइपर विटामिनोसिस डी, हाइपर विटामिनोसिस डी देखने को मिल सकता है। अगर बॉडी में विटामिन डी एक्सेस हो गया तो टॉक्सिक कॉज करेगा, है ना, बॉडी में विटामिन डी एक्सेस हुआ तो टॉक्सिक कॉज कर सकता है, तो टॉक्सिक कॉज करेगा तो क्या कॉज करेगा, हाइपर विटामिनोसिस डी। तो इसमें क्या होगा, लार्ज डोज ऑफ विटामिन, अगर हमने लार्ज डोज लिया विटामिन डी का तो ये कॉज करेगा क्या, हाइपर विटामिनोसिस डी, है ना। इस कंडीशन में अगर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, सबसे पहले तो एपेटाइट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगी, भूख मर जाएगी, है ना, सो लॉस ऑफ एपेटाइट। दूसरा, नॉजिया, सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन लगेगी, है ना, तो नॉजिया, उल्टी जैसा, जी मचलाना जो बोलते हैं वो ऐसा होगा। नेक्स्ट, वॉमिटिंग भी होगी, नॉजिया लगेगा, नॉजिया फील आएगा, फिर उसके बाद वॉमिटिंग होगी। डायरिया कॉज करेगा, है ना, डायरिया मतलब फीसेस लूज मोशन होंगे, है ना, तो डायरिया की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव वाटर लॉस होगा बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर विटामिन डी बॉडी में एक्सेस हुआ तो सॉफ्ट टिश्यू का कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं विटामिन डी के बारे में, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या है। अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना, मैं बता दूँगी, है ना।